Welcome to Biology Basics, Grade 9, Chapter Bioenergetics और टॉपिक ATP काउंट। उससे रिलेटेड मेरे पास ये कमेंट या एक क्वेश्चन है जिसका आंसर हम आज की इस वीडियो में देंगे कि ATP को क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी प्रोवाइडर कहा जाता है, यानी कि NADP या FADH2 की निस्बत ATP कैसे हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, कैसे ATP सेल्स को सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, जबकि NADP 3 ATPs के बराबर होता है और FADH2 2 ATPs के बराबर होता है। मेरी प्रीवियस वीडियोस में आप जाके इस पूरे टॉपिक को कवर कर सकते हैं। देखिए, अगर हम ये सपोज कर लेते हैं कि NADH और FADH2 ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं एज़ कम्पेयर टू ATP, क्योंकि वो ज़्यादा ATPs प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर ATP पीछे कैसे रह जाता है। देखिए, आप पहले एक जनरल एग्जांपल समझ लें। ये समझें एक जनरल स्टोर है। इस जनरल स्टोर पे क्या करेंसी चलेगी, या तो कार्ड या तो कैश। तो अब हम सपोज कर लेते हैं कि जो ATP, NADP और FADH2 हैं, इनके पास एक ख़ास करेंसी है। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ATP के पास कैश में करेंसी मौजूद है, NADP के पास 3 गोल्ड कॉइन्स मौजूद हैं, जबकि FADH2 के पास 2 गोल्ड कॉइन्स मौजूद हैं। और ये तीनों मॉलिक्यूल्स अपने सेल की तरफ, मेम्ब्रेन की तरफ जा रहे हैं एनर्जी देने, यानी कि कोई चीज़ ख़रीदने। सपोज कर लें ये बच्चे हैं जो जनरल स्टोर पे जा रहे हैं, इन्होंने चीज़ ख़रीदनी है। अब इनमें से कौन सा बच्चा जनरल स्टोर पे जाकर जो है वो जल्दी चीज़ ख़रीद के वापस आ सकता है। चलिए ये भी सपोज़ कर लें कि ये जो FADH2 का मॉलिक्यूल है, ये सबसे पहले जनरल स्टोर में पहुंच गया और इसके पीछे पीछे NADP भी पहुंच गया, लेकिन ये स्टोर में जाके खड़े हैं। क्यों? क्योंकि जनरल स्टोर वाला इनकी दी हुई जो करेंसी है, जो कि इनके पास कॉइन्स की सूरत में है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, बिकॉज़ वो तो कैश या कार्ड में डील करता है। तो वो क्या कहेगा? वो तो यही कहेगा ना कि भाई आप यहाँ से जाएं, पहले इसको करेंसी जो है, इस करेंसी को चेंज करके लाएं, या तो कैश लेके आएं या फिर कार्ड लेके आएं। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स अगर पहले सेल तक पहुंच भी जाएं अपने एनर्जी सोर्सेज लेके, तो ये उस सेल को कोई फ़ायदा नहीं दे सकते। जबकि ATP टर्टल की स्पीड पर भी अगर उस सेल की मेम्ब्रेन तक जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेगी। वाई? बिकॉज ATP के पास डायरेक्ट करेंसी मौजूद है, डायरेक्ट एनर्जी दे रहा है ये। FADH2 को और NADP को पहले अपनी एनर्जी के अंदर जो है वो चेंजेस लानी पड़ेंगी। उन्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास जाना पड़ेगा, वहाँ पूरी चेन में से गुजरते हुए एक जो है वो जंप करते हुए, अपनी एनर्जीज़ को लूज़ करते हुए उस फॉर्म में आना पड़ेगा जिस फॉर्म में उसको सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट करेगी एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, तो सेम इज़ द केस ओवर हियर। ATP का जो भी ताल्लुक है वो डायरेक्ट यूज़ से है और NADP और FADH2 इनडायरेक्ट यूज़ रखते हैं। सो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि ATP एक डायरेक्ट सोर्स है इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करने का एक सिंगल स्टेप के अंदर, जबकि NADH और FADH2 जो हैं ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से, अपनी हाई एनर्जी की वजह से ही ये सेल मेम्ब्रेन को डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते। इन्हें उस एनर्जी को पहले रिलीज़ करवाना होता है थ्रू आउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, और फिर कहीं जाके इनका लेवल ATP का बनता है और तब जाके ये एनर्जी करेंसी डेवलप करवा सकते हैं किसी भी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ATP कैसे वर्क करता है। डायरेक्ट यूज़ है इसका, इनडायरेक्ट यूज़ नहीं है। और इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं या जो एनर्जी करेंसी है वो भी किस तरह से काम करती है, आप ये थ्योरी में से भी थोड़ा बहुत रीड कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस टॉपिक को आपके लिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहती। बिल्कुल सिंपल सी एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको ये पॉइंट समझाने की कोशिश की है कि क्यों ATP, NADH और FADH2 की निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कंसिडर किया जाता है मॉलिक्यूल टू प्रोवाइड द एनर्जी टू द सेल्स। सो दिस इज़ इट। आई होप दैट द वीडियो वॉज यूज़फुल फॉर यू। इफ़ यस, तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, और मेरी नई आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।